आप सबों को जोहार। और कैसे हैं आप सभी कोई। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं एक नए सेशन के साथ करंट अफेयर का उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, नोटबुक लेके, हो सके तो नोट करने के लिए काम आ सकता है। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ। और आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ सुविचार के साथ आज के सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने में दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, द बॉडी विल फॉलो। तो इसका मतलब यही है, हम लोग इस जो विचार है इसके द्वारा से हम ये सोच सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि हमें अपना जो माइंड सेट है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। को एकदम रेडी कर लेना है कि हाँ, कि हमें निकालना है इस बार, किसी भी कारण, किसी भी तरह से निकालना, हम लोगों को सेट कर देना है ना। तो अगर हम लोग अपने माइंडसेट को करेंगे, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो बॉडी विल फॉलो, है ना। तो हमारा जो शरीर है वो भी हमारे जो माइंडसेट है उसको वो फॉलो करेगा। जैसे हम लोग सोचते हैं आज पढ़ाई करेंगे, है ना, पढ़ाई करेंगे, पर किसी कुछ कुछ भी रीज़न से मन नहीं करता है, आलस आ जाता है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग माइंड सेट करके रहेंगे कि हाँ हमें 10 बजे बैठना है पढ़ने के लिए, तो जो हमारा शरीर है वो आपका सहायता करेगा कि हाँ हमें 10 बजे बैठना है। ठीक है, तो ये सुंदर सुविचार के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है केंद्र सरकार ने साल 2035 तक, है ना, साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। हमारे भारत सरकार ने 2035 तक के लिए समुद्री परिवहन क्षेत्र के लिए, है ना, कितने अरब डॉलर की निवेश करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है 92 अरब करोड़, 52 अरब करोड़, 82 अरब डॉलर, या 12 अरब डॉलर। ठीक है, मैं करोड़ करोड़ों बोल रहा था, पर डॉलर। ठीक है, तो इसमें से उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 82 अरब डॉलर। ठीक है, तो 82 अरब डॉलर निवेश करेगा केंद्र सरकार समुद्री परिवहन क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने हाल ही में कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर निवेश किया जाएगा। बंदरगाहों के विकास के साथ साथ जल मार्गों के विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं। इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना पर काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखें कि यहाँ पे हम लोग देखिए ये जो समुद्री परिवहन का जो विकास का काम है वो 2035 तक के लिए है, और इस पे कितना निवेश होगा, 82 अरब डॉलर इसमें निवेश किया जाएगा। निवेश करने के साथ साथ बंदरगाहों का विकास पर, जल मार्गों के विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को अगला है
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो क्या होगा? ऑप्शन है 120 करोड़, 125 करोड़, 110 करोड़ या 101 करोड़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 101 करोड़ रुपए, है ना। तो ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विद्यार्थी होंगे, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उनकी शिक्षा हासिल करने के लिए, उनकी मदद के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है ना। किस लिए? छात्रवृत्ति के लिए। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, इससे और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और राज्य में 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 माफ कीजिएगा, आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टल का उद्घाटन किया है। यही नहीं कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस हॉस्टल में रहने वाले 5.75 लाख छात्रों के लिए माय हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया है ना। तो यहाँ पे उड़ीसा सरकार जो है वो आदिवासी और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाई है, जो 101 करोड़ रुपए जो छात्रवृत्ति के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया जाएगा। और इसमें ये जो 101 करोड़ है, कितने 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। और इस छात्रवृत्ति योजना के साथ साथ उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टल का उद्घाटन किया है ना। कितने? 68। और उन्होंने लगभग 5.5 लाख छात्रों के लिए माय हॉस्टल कार्ड का लॉन्च किया है, माने कार्ड बनाया है, ठीक है। इस कार्ड के माध्यम से जो बच्चे होंगे उन लोगों को हॉस्टल में दाखिला के लिए समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने, जो जितने भी जो निजी क्षेत्र होंगे, है ना, प्राइवेट सेक्टर, उस पे नौकरी पाने के लिए 70% का आरक्षण तय किया है? तो वो कौन सरकार है? हरियाणा है, झारखंड है, तमिलनाडु है या कर्नाटक है? तो इस है ना, तो स्थानीयों को 75% का आरक्षण दिया जाएगा ताकि वे प्राइवेट सेक्टर पे नौकरी कर सके। तो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल, है ना, याद रखिएगा, हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यनारायण आर्य ने विधेयक की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के दायरे में राज्य ने निजी कंपनी, देखिए ये क्या क्या में, निजी कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फार्म आते हैं, है ना। मतलब इतने सब में 75% का आरक्षण इन कंपनियों में, निजी क्षेत्र में दिया जाएगा। अब विधेयक योग्य लोगों को उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। बिल के मुताबिक आरक्षण कानून नहीं मानने वाले कंपनी पर
जुर्माना लगाने का प्रावधान लगेगा या होगा। ठीक है, तो इन बातों को हम लोगों को याद रखना है। हरियाणा का 75% आरक्षण दिया जाएगा स्थानीयों को। और इसी तरह का पहल हमारे ये झारखंड राज्य में भी किया गया है, पर अभी ये मंजूरी नहीं हुई है। तो यहाँ भी लगभग 70 से 75%, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर 70 से 75% आरक्षण देने की योजना बनाई जा रही है निजी क्षेत्र में, ताकि इसमें जितने भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों को भर्ती मिल सके, नियुक्ति मिल सके। ठीक है, अगला है किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव सरन नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो वो किस राज्य के हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन? बलदेव सरन नारंग। बिहार के हैं, झारखंड, पंजाब या उत्तर प्रदेश? वो कहाँ के हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है आपका पंजाब। ठीक है, ये जो बलदेव सरन नारंग है वो पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव सरन नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उसके निधन की खबर सुनते ही संगीत और कला के दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। माफ कीजिएगा। बलदेव सरन नारंग का जन्म नकोदर पंजाब में हुआ था। संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने पिता पंडित केशर चंद्र से ली है। उन्होंने 1973 में डीएवी कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर ज्वाइन किया था। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना है। किन 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 बातों को हम लोगों को याद रखना है? आपके सामने ये याद रखना है कि बलदेव सरन नारंग कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बलदेव सरन नारंग किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और उनका जो जन्म है, बलदेव सरन नारंग का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था पंजाब के नगोदर नामक स्थान में। ठीक है, और उनके पिता जो था कैरियर कहाँ पे था? तो वो था 1973 में डीएवी कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर के रूप में वे ज्वाइन किए थे। ठीक है, अगला है राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय, अब इसे नाम क्या दिया गया है? आप सभी कोई जानते हैं ये राज्यसभा और लोकसभा टीवी है ना, ये एक टेलीविज़न चैनल है, सरकारी चैनल है, जिस पे लोकसभा और राज्यसभा में जो भी प्रश्न काल चलते हैं या फिर वहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं, है ना, हर एक मीटिंग का, हर एक सभा का इस पे सीधा प्रसारण किया जाता है ना। तो अब ये दोनों चैनल का विलय हो गया है, वो दोनों एक हो गए हैं। और उस चैनल जो विलय होने के बाद जो नाम दिया गया वो उसका नाम क्या है ये पूछा है। तो दिल्ली टीवी होगा, संसद टीवी, आत्मनिर्भर टीवी, लोक कल्याण टीवी, क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा संसद टीवी। ठीक है, इस जो चैनल है दोनों जन का विलय हो गया, और विलय होने के बाद अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। इसमें है कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया है। अब ये नए चैनल का नाम संसद टीवी होगा। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना है इसे। अब बता दें कि दोनों चैनल के विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनल का विलय किया गया है। तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान देना है इस पे?
इसमें ध्यान देना है कि इस चैनल का क्या नाम होगा विलय के बाद, और इस चैनल का CEO कौन है ये याद रखना है, ठीक है। और इस चैनल का विलय के लिए जो भी पैनल तैयार किया गया था वो कब किया गया था, ठीक है। और इस चैनल का पैनल का गठन जो भी बना था, पैनल का गठन, इसमें कौन कौन मुख्य किरदार निभाए थे, इनको याद रखना है, ठीक है। अब आगे है, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो कौन है, मोहित अग्रवाल, रवि कपूर, संजय खान या राहुल सचदेवा। अभी आप लोग ने पिछला क्वेश्चन में आप लोग देखे हैं ना कि संसद टीवी जो बना कौन कौन चैनल के विलय के द्वारा बना है, इसको आप लोग देख लिए हैं ना। तो अब इसका जो चैनल का जो पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किया गया वो कौन है, तो इसका सही जवाब होगा रवि कपूर, ठीक है। रवि कपूर को इस चैनल का मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तब एक्सप्लेनेशन में और समझ जाएंगे कि कह रहा है इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए, है ना, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए इस चैनल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया गया है ना। और ये जो रवि कपूर है वो 1986 बैच के असम मेघालय कैडर के हैं, है ना। उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वह कपड़ा मंत्रालय के क्या है, सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। साथ ही खान और खनिज, वन और पर्यावरण, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मामलों और सार्वजनिक उद्यम के प्रभारी भी रह चुके हैं, ठीक है। जो रवि कपूर हैं वो क्या हैं, अभी जो चैनल बना संसद टीवी उसके CEO हैं, ठीक है। और वो 1985 बैच के असम मेघालय कैडर के हैं, इन बातों को याद रखना है। और वे कपड़ा मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं, इन बातों को याद रखना है। अगला है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन है। आप सभी को जानते हैं, है ना, कि राहुल द्रविड़ ने, माफ़ कीजिएगा, युवराज सिंह ने 1 ओवर पे 6 छक्के मारे थे, है ना, 6 बॉल पे 6 छक्के। वो भी किसके विरुद्ध, वो भी इंग्लैंड के विरुद्ध, है ना। तो कौन है दूसरा व्यक्ति जो 6 बॉल में 6 छक्का मारा। किरोन पोलार्ड है, महेंद्र सिंह धोनी है, रविंद्र जडेजा या विराट कोहली। तो इसका सही उत्तर होगा किरोन पोलार्ड, ठीक है, किरोन पोलार्ड। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है किरोन पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है ना। किसके विरुद्ध में किया है, श्रीलंका के विरुद्ध में, ठीक है। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल में इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज बने हैं। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था। उन्होंने 2007 के T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के
जड़े थे, है ना। ये मैच आप लोग सभी को याद जरूर होगा, है ना। तो युवराज सिंह ने एक के बाद उन्होंने छक्के मारे थे, है ना। तो अब दूसरा खिलाड़ी कौन हो गया, कीरोन पोलार्ड। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है। किस देश के बीच कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए, कृषि का क्षेत्र का विकास के लिए। न्यूजीलैंड, फिजी, रूस, नेपाल। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है। यह समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर के तारीख से प्रभावी होगा, 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा और समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, तकनीकी प्रशिक्षुओं के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, है ना। ये जो समझौता है वो 5 साल का होगा। अब 5 साल के द्वारा 5 साल के अंदर में जितने भी फिजी और भारत देश का जितने भी शोधार्थी होंगे, प्रशिक्षु होंगे, विशेषज्ञ होंगे, डॉक्टर होंगे या फिर अनुसंधान कर्मचारी क्यों ना हो, तो ये दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान किया जाएगा ताकि वहाँ का जो कृषि सिस्टम है भारत सीख सके और भारत का जो कृषि सिस्टम है वो फिजी सीख सके। तो इसके माध्यम से दोनों देश का जो कृषि क्षेत्र है उसका विकास होगा और साथ ही साथ कृषि का विकास होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी सुधार पड़ेगा, है ना। तो ये जो सहयोग है हमें याद रखना है, फिजी और भारत के बीच यह समझौता किया गया है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं और आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह है कि आज का जो ये सुविचार था उसे आप लोग ज़रूर याद रखें और आप लोग माइंड सेट ज़रूर स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि हमारा जो शरीर है वो हमारा जो माइंड सेट है उसको वो फॉलो कर पाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला दे पाएगा। ठीक है, तो कल फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। तो अब तक आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए हैं, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी से आग्रह है कि सभी कोई ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो ज्ञान है औरों तक भी पहुँचे, है ना, क्योंकि सभी को नॉलेज पाने का अधिकार है। तो इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिले, इसी आशा के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।